दोस्तों, आज हम लोग टीडीएस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हम बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाएंगे। हम बहुत ही सिंपल भाषा में कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कब उसकी रिटर्न दाखिल करनी चाहिए, रिटर्न किस तरह से हमें दाखिल करनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल व्यू हम लोग आज इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभी जनवरी 2023 है, नया साल का शुभारंभ हुआ है और दिसंबर 2022 का टीडीएस रिटर्न, बीते हुए क्वार्टर दिसंबर 2022 का क्वार्टर जो 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 31 दिन 2022 का है, उसके अंदर हमें अपनी रिटर्न अभी 31 जनवरी 2022 तक फाइल करनी है। सबसे पहले चीज़ कि बेसिकली हमें ये जानना है कि आखिर टीडीएस होता क्या है। देखिए, टीडीएस बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट ने अपना एक मैकेनिज्म बना रखा है। मैकेनिज्म में उनका कहना है कि जहाँ से किसी व्यक्ति को जो इनकम एराइज हो रहा है, मिल रहा है, उसी जगह पे, उसी सोर्स पे टैक्स काट करके सरकार को दे दिया जाए। अब आपको डिफरेंट तरह के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। कुछ लोग सैलरी से अपनी आमदनी प्राप्त करते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कोई प्रोफेशनल होता है, कुछ लोग रेंट की इनकम पाते हैं, कोई इंटरेस्ट से इनकम पाता है ना, किसी को रॉयल्टी मिलती है ना। डिफरेंट तरह की इनकम हर किसी की हो सकती है। सरकार ने क्या प्रावधान बना रखा है कि भाई जिस जगह से आपको इनकम मिल रही है, जो इनकम आपको दे रहा है कोई बंदा, वो इनकम देने वाला बंदा ही एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे टैक्स काट करके उसका भुगतान रिमेनिंग मनी को आपको कर दे और टैक्स का पैसा सरकार को दे दे। अब जब लेट से एक एग्जांपल के लिए कि मैं एक हाउस किसी को रेंट पे देता हूँ, लेट से 25,000 रुपये महीना पे दिया या 40,000 रुपये महीना पे दिया मैंने, 40,000 के हिसाब से जो पेयर है वो टैक्स काटने के लिए एलिजिबल है। वो क्या करेगा, 40,000 रुपये के 2 टुकड़े करेगा। 10% के हिसाब से 40,000 का 36,000 रुपये का एक चेक मेरे नाम पर लिखेगा और 4,000 रुपये वो अपने पास रख लेगा एज ए टीडीएस। ये रेंट की बात हो गई। अब क्या है कि लेट से कि आज हमारा है 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी 2023 में उसने हमें रेंट का पेमेंट किया, 36,000 का चेक हमें दिया, 4,000 का टीडीएस उसने रिटेन करके रख लिया। अब ये 4,000 का पैसा उसे कब जमा करना है? इसका जमा करने के लिए सरकार ने जो टाइम लिमिट दे रखा है वो अगले महीने के 7 तारीख या उससे पहले। ठीक है, कब तक जमा होना है? जिस महीने में डिडक्शन हुआ है उस महीने के अगले महीने में 7 तारीख या उससे पहले हमें जमा कर देना है। अब जमा तो उसने कर दिया, लेकिन अब सरकार को कैसे पता चलेगा, या उस व्यक्ति को जिसका कि टैक्स कटा हुआ है उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा इतना पैसा टैक्स कट गया है? इसके लिए सरकार ने एक मैकेनिज्म बना रखा है रिटर्न फाइल करने का। उन्होंने ये एक अपना व्यवस्था बना रखी है कि भाई एक सर्टेन पीरियड का जो टैक्स कलेक्शन आपने किया है उसको सर्टेन पीरियड में जाके आपको पे कर देना है। पे करने के बाद हर तिमाही, हर तीसरे महीने में उसका आपको एक रिटर्न दाखिल करना है सरकार को। अब ठीक है, सबसे पहला क्या किया हमने, हमारे ऊपर लायबिलिटी क्या कास्ट की गई कि हमें टैक्स डिडक्ट करना है। जो भी एलिजिबल व्यक्ति है, और कोई कॉर्पोरेट है, कोई फर्म है, या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति है जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है, वो क्या करेगा, एलिजिबल पेमेंट के ऊपर में, जो एलिजिबल पेमेंट क्या है, एलिजिबल पेमेंट सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज है। अगर किसी को ऑडिट फीस पे कर रहे हैं तो प्रोफेशनल सर्विसेज है, किसी डॉक्टर को हम हायर किए हुए हैं तो उसका फीस है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्ट के अंदर में दिख जाएगा कि भाई किसके किसके चीज़ के ऊपर में बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है और कितना हमें रेट ऑफ टीडीएस से टैक्स काटना है। तो हम टैक्स काटने के ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, हम आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस और कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। हमें रिटर्न फाइलिंग करके कैसे करना है, सो दैट कि जो जिसका टैक्स कटा है उसको इस बात की जानकारी हो जाए, प्लस उसका हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर में कैसे ट्रीट करेंगे उसकी जानकारी हमें हो जाए। तो हमने सबसे पहले टैक्स डिडक्शन हमारा हो गया, टैक्स डिपॉजिट भी हमने जान लिया कि टैक्स डिपॉजिट हमें कब करना है,
जिस महीने हमारा टैक्स कटा है उस महीने के अगले महीने के 7 तारीख है उससे पहले। कैसे पेमेंट करना है? पेमेंट करने का सिर्फ और सिर्फ मोड आज के डेट में जो है वो बैंक के जरिए है, वो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए है। कई बार क्या होता है कि आपके पास में ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप अपना फॉर्म भर करके अपने बैंकर्स को रिक्वेस्ट करते हैं और बैंकर आपके बिहाफ में ऑनलाइन रिमिट कर देता है। अभी हाल फिलहाल में जो शायद सितंबर अक्टूबर से एक नई प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके अंदर 2 तरीके से है। एक तो डायरेक्ट बैंक के जरिए है और एक लॉगिन के जरिए आपका टैक्स जमा होता है, जो बैंक के नाम स्पेसिफाइड किए हुए हैं, है ना। अगर आपका खाता उस बैंक अकाउंट में है और उस बैंक के जरिए आपने पेमेंट करनी है, तो उसके लिए फिर आपको अपने लॉगिन आईडी पे जाना है, वहाँ से लॉगिन करना है, ई पेमेंट पे जाना है, फिर अपना टैक्स वहाँ से पे करना है और उसका चालान वहीं पे सुरक्षित हो जाता है। आप जब चाहे अपना चालान उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, कुछ बैंक ऐसे हैं जो डायरेक्ट है, जिनके लिए हमें NSDL लॉगिन पे नहीं जाना है, इनकम टैक्स का अपने पोर्टल को लॉगिन नहीं करना है, वो डायरेक्ट पेमेंट वहाँ से हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में हमने क्या करना है, जो अपनी डिटेल बनानी है, डिटेल में हम एज एन अकाउंटेंट बात कर रहे हैं कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ किसी कंपनी में और हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला काम कि हमें एक निर्धारित जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मुझे टैक्स काटना है, एक सर्टेन पीरियड में जाकर उसको जमा करा देना है। जमा कराने के बाद में हमें एक हर तिमाही, जैसे दिसंबर क्वार्टर में भी बीता है तो इसका 31 जनवरी 2023 तक हमें इसका रिटर्न दाखिल करना है। उसी तरह से अगर पहला क्वार्टर हमारा है, पहला क्वार्टर कब से होता है? 1 डे ऑफ अप्रैल 2000, जो भी साल आपका है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक होता है, उसका हमें 31 जुलाई तक फाइल करना होता है। उसके बाद में 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर होता है, उसका हमें 31 अक्टूबर तक फाइल करना होता है। फिर हमारा 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर होता है, उसका हमें 31 जनवरी तक फाइल करना होता है। मार्च वाला जो पीरियड होता है वो थोड़ा हमारा अलग हो जाता है। उसमें क्या है, उसमें दिया गया है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है, जो क्वार्टर होता है, उसके लिए रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड हमारे पास 31 मई तक दिया गया है। ठीक है। और उस केस में टैक्स जमा करने का भी जो डेट होता है वो 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो इसलिए बाकी सभी जगह वही कॉन्सेप्ट काम करेंगे। अगले महीने के 7 तारीख या उससे अधिक मार्च के महीने का जो पेमेंट होगा उसका 30 अप्रैल तक टाइम दिया जाता है, और जो मार्च क्वार्टर का जो रिटर्न फाइल करने का टाइम है वो हमारा 31 मई तक होता है। ठीक है, ये हमने डेट समझ लिया। इसके बाद हमें करना क्या होता है कि जब हम टैक्स काटने के बाद में डिपॉजिट भी करा देते हैं, डिपॉजिट कराने के बाद जब हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आजकल मार्केट में काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, है ना, जिसके ज़रिए हम रिटर्न प्रिपेयर करते हैं और रिटर्न सरकार को सबमिट कर देते हैं। रिटर्न बनाने के लिए चाहे जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें, कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको एक कंपनी मास्टर उसमें क्रिएट करना पड़ता है। जो भी आपकी कंपनी है उसका मास्टर आपको सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे। फिर उसमें जा कर के आप क्या करेंगे, अपने पार्टी मास्टर बनाएंगे। पार्टी मास्टर आपका 2 तरह से होगा। पहला क्या होगा, सैलरी वाले के लिए अलग होगा, दूसरा अदर देन सैलरी वाले के लिए होगा। ठीक है। जब आप मास्टर क्रिएट करेंगे तो अदर देन सैलरी वाले में आपको उसमें क्या नेचर ऑफ पेमेंट आप उसको कर रहे हैं उसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो बड़ा आसान है, आप सॉफ्टवेयर में देख करके बड़े आसानी से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि मान लें कि हमें किसी के सैलरी का रिटर्न बनाना है, तो सैलरी के रिटर्न को जो हमें रिटर्न यूटिलिटी दिया गया है उसको हम लोग 24Q बोलते हैं, और जो अदर देन सैलरी का है उसको हम लोग 26Q बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और रिटर्न होता है TCS। ठीक है, TCS का हमारे पास होता है 27Q, EQ है ना, TCS का होता है 27EQ। फिर एक और होता है, अगर हम कोई बाहर के लोगों का, जैसे विदेश में कोई पैसा हमने भेजा है और उस पर TDS की हमारी लायबिलिटी बनती है, तो उसका रिटर्न हम डालते हैं 27Q में। ठीक है, मतलब 4 तरह की बातें हमने कर ली। सबसे पहला क्या कहा, सैलरी की रिटर्न है तो उसके लिए 24Q में जाएगा। अदर देन सैलरी है, किसी भी तरह का पेमेंट है, जैसे प्रोफेशनल का हो गया,
रेंट का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, रॉयल्टी का हो गया, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज का हो गया, टेक्निकल सर्विसेज का हो गया, कुछ भी है उसका हम कहाँ डालेंगे 26Q। इसके बाद अगर हमने किसी का TCS काटा हुआ है, TCS कहाँ पे कटता है, जैसे परचेज के ऊपर में है, टोल प्लाजा के ऊपर में है, वो एक्ट के अंदर में स्पेसिफाइड है कि TCS कहाँ कहाँ कटता है। अगर TCS की रिटर्न हमने डालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्म जो सेलेक्ट करना है 27EQ करना है। उसके बाद अगर हमने बाहर, इंडिया से बाहर किसी को पेमेंट रिमिट किया है और उसकी रिटर्न हमने डालनी है तो उसके लिए हमें 27Q करना है। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक थोड़ी सी चर्चा करता हूँ सैलरी के ऊपर। सैलरी के ऊपर में जब हम जाते हैं रिटर्न बनाने तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना पड़ता है कि उस एम्प्लॉय की डिटेल जिसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है, उसका नाम, उसका पैन नंबर हर केस में मैंडेटरी है। अगर पैन नंबर नहीं है तो फिर आपका रिटर्न सही नहीं बनेगा। अगर आप किसी तरह डाल भी देते हो गलत सही पैन नंबर डाल करके तो वो आपका शॉर्ट पेमेंट या फिर उसका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, जो 20% के हिसाब से आपका वो एक्ट पर एक्ट है आपको लगेगा। अभी हम बात करते हैं एम्प्लॉय मास्टर डाटा क्रिएट करने में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। उसका नाम आ जाएगा, उसका पैन नंबर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना, और कुछ फील्ड है जो मैंडेटरी है जो उसमें आपको भरना है। उसके बाद हम आगे निकलते हैं। हम एम्प्लॉय का डाटा हमारे पास है, हम जो हर महीने उसको सैलरी पे किए हुए होते हैं, तो सैलरी का कुछ ना कुछ ब्रेकअप हमारे पास होता है। जैसे बेसिक सैलरी कितनी है, उसका DA कितना है, उसका हाउस रेंट अलाउंसेस कितना है, उसको हमने कन्वेंस के नाम पे क्या दिया है, अदर अलाउंसेस हमने क्या दिया है। हो सकता है कई बार उसको हम सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस दे रहे हों, हो सकता है उसको हम यूनिफॉर्म अलाउंस दे रहे हों। डिफरेंट तरह के अलाउंसेज है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर में मेंशन है। तो वो जो चीज़ें भी हैं वो सारे सॉफ्टवेयर में हैं। हम वहाँ पे जा कर के महीने का सारा डिटेल फिल कर देते हैं कि बेसिक इतना है, DA इतना है, HRA इतना है, कन्वेंस इतना है। हमारा काम डाटा फीडिंग का हो गया। अब क्या है कि इसके साथ में ही हमें और भी डिटेल डालनी होती है, जैसे डिडक्शंस की डिटेल उस एम्प्लॉय ने उस पार्टिकुलर पीरियड में। हालांकि डिडक्शन तो एनुअल इन्फॉर्मेशन जो Q4 का बनेगा उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देना है। बाकी 3 क्वार्टर में आप नहीं भी दें तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनल एम्प्लॉय का जो कैलकुलेशन होता है वो चौथे क्वार्टर के रिटर्न में जाकर के होता है। ठीक है, चौथे क्वार्टर के रिटर्न में क्या होता है कि जो फाइनल फिगर है टैक्स का वो सारा कंप्यूट जाके होता है चौथे क्वार्टर में। तो चौथे क्वार्टर के रिटर्न बनाने के समय में सारी डिडक्शंस, सारे अलाउंसेज, हाउस लोन का जो कोई स्कीम अगर चलता है, तमाम इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे जाकर के अच्छे से डालना होता है। फिर उसका फाइनल टैक्स का फिगर निकल के आता है। ये सारा डाटा फिगर फिट करने के बाद में हमें TDS की क्या लायबिलिटी है वो निकल के चला आता है। उतना पैसा हमने हर महीने उसके सैलरी में से काट करके हम जमा कराए हुए होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, मास्टर डाटा बनाया। दूसरे में उसकी सैलरी फिट करी, यानी कि क्या इनकम हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, TDS जो बनता है, उसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। उसको हम डिपॉजिट कराए हुए होते हैं। तो पहले स्टेप में हमने एम्प्लॉय डाटा डाल दिया, उसकी सैलरी की डिटेल डाल दी। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, पेमेंट करते हैं। पेमेंट में क्या है, सॉफ्टवेयर में ही ये इनबिल्ट फीचर है। जैसे अपने यहाँ पेप्टेल का सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये फीचर इनबिल्ट है कि अगर हमने पेमेंट करना है तो मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, जितने भी एम्प्लॉय का हमने डिडक्शन किया हुआ होता है उस सब की लिस्ट आ जाते हैं। हम जिस चीज़ का कितना कितना पैसा काटे हुए होते हैं उस पर जा करके एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसमें हमने चालान नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ चालान नंबर डालने के समय में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आपने चेक करना है कि जो असेसी जिसका आप रिटर्न तैयार कर रहे हैं, हो सकता है आप गवर्नमेंट वाले कर रहे हो, जैसे अपने यहाँ होता है गवर्नमेंट का डिडक्शन है, मिनिस्ट्री लेवल पे है। उस केस में आपको क्या आता है, बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलता है। बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर कब मिलता है, जब आप TDS का भुगतान सरकार को नकद में नहीं करके बुक एंट्री के द्वारा करते हैं। बुक एंट्री का मतलब होता है सरकार टू सरकार, AG के थ्रू उसका सेटलमेंट होता है। तो उस कंडीशन में आपका 24G एक रिटर्न होता है जो ट्रेजरी ऑफिस के द्वारा फाइल होता है। वो एक अलग है, 24G के ऊपर हम अलग से बात करेंगे।
तो 24G फाइल होता है, वहाँ से हमें बिन नंबर मिल जाता है, बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब हम गवर्नमेंट, अगर मेरा क्लाइंट गवर्नमेंट है कोई भी, तो उस केस में हमें बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर से DDO का सीरियल नंबर और एक चीज़ डालना पड़ता है, DDO सीरियल नंबर हमारा होता है, और एक नंबर आता है और DDO सीरियल नंबर, और क्या रहता है उसका चलान नंबर आता है। उसको हम दोनों फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में उसको हम सेव कर देते हैं, मेरा रिटर्न तैयार हो जाता है। रिटर्न तैयार करने के बाद में हम लोग जाते हैं जनरेशन के ऊपर में, जनरेट करते हैं। जनरेट करेंगे तो मेरा एक 27A फॉर्म जनरेट होता है, प्लस हमारे को एक FBU फाइल मिल जाता है। ठीक है, इस FBU फाइल को हम किसी भी रिपोर्टेबल मीडिया में रख करके, जैसे पेन ड्राइव हुआ या जो भी है, हमारा यहाँ पे फाइल करने का भी दो तरीका होता है। एक तरीका क्या है कि हम अपने पेपर्स को जो रिटर्न तैयार किया है उसको पेन ड्राइव में डालते हैं, 27A अपने क्लाइंट से साइन कराते हैं, और उसको हम NSDL या जो भी बंदा है जिसको हम लोग जमा कराते हैं, है ना, वो यूटिलिटी सेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो NSDL के फ्रेंचाइज लोग होते हैं जो इस रिटर्न को एक्सेप्ट करते हैं, उसको TDS रिटर्न इंटरमीडियरी बोला जाता है। ठीक है ना, उनको हम सबमिट कर देते हैं। वो हमें 50 रुपया या जितना भी चार्जेस होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ SSC वो हमसे चार्ज करते हैं, है ना। कम से कम 50 रुपये उनका चार्ज होता है। वो हमें रसीद बना करके दे देते हैं। मेरा रिटर्न फाइलिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमारा काम कंप्लीट हुआ 24Q के लेकर के, जो हमारा सैलरी से रिलेटेड है। सिमिलरली हम बात करेंगे अदर देन सैलरी का। अदर देन सैलरी में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पार्टी मास्टर क्रिएट करना है। क्या करना है, पार्टी मास्टर। जब मैं पार्टी मास्टर क्रिएट कर लेता हूँ तो उसमें पार्टी का नाम, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है, प्लस वो किस नेचर का पेमेंट हमसे ले रहा है, और उसमें एक चीज़ और भी बताना होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, सो दैट कि उसमें सरचार्ज वगैरह कुछ अभी अप्लीकेबल है तो उसकी भी कंप्यूटेशन उसमें हो जाए। ठीक है, तो पार्टी मास्टर हमने क्रिएट कर ली। अब हम क्या करते हैं, जो उस पीरियड में, यानी कि अपने इस कंसर्न पीरियड में 1 अक्टूबर 2022 टू 31/12/2022 के बीच में जो जो पेमेंट हमने उसको किया हुआ होगा, है ना, उसकी एंट्री हम डेट वाइज करते हैं। डेट वाइज उसकी एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं। जब सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री कर लेते हैं, यानी कि कितना हमने उसको भुगतान किया, उस पर कितना टैक्स बना, वो उस पर चला आता है। हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है उसको डालते समय। सबसे पहले पार्टी का नाम हमने सही सेलेक्ट किया, पैन नंबर तो एक बार हम पार्टी मास्टर में डाल देते हैं, वो आते रहता है। फिर हमने डेट देखना होता है कि किस डेट में हमने उसको भुगतान किया है। ठीक है, TDS काटने की जो लायबिलिटी होती है, जिस दिन हम भुगतान करते हैं या जिस दिन उसका बिल आता है, व्हिच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से हम उसका TDS काटते हैं। तो वो डेट हमें देखना होता है। फिर क्या रेट से हम उसका TDS काट रहे हैं, जो नेचर ऑफ पेमेंट है उसके हिसाब से डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो हम TDS काटते समय ही तय कर लिए होते हैं। अब यहाँ पे फीडिंग करनी है, तो जो हम लेट से कॉन्ट्रैक्टर हमने सेलेक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्टर में 2 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी होता है इंडिविजुअल, दूसरा कैटेगरी होता है नॉन इंडिविजुअल। अगर हमारा इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उस पर हमारा TDS का रेट होगा कॉन्ट्रैक्टर के केस में 1%। अदर देन इंडिविजुअल है तो हमारा रेट ऑफ TDS क्या होगा, 2%। ठीक है, तो जैसे हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमसे पूछेगा इंडिविजुअल, वो पैन कार्ड का जो लेटर होता है उसे वो आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उसके हिसाब से 1% या 2% जो भी रेट लगना है वो ऑटोमेटिक चला आता है। अब हम यहाँ पे लेट से किसी कॉन्ट्रैक्टर का भुगतान का जमा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल रहे हैं। लेट से किसी को हमने 1 लाख रुपये का भुगतान किया हुआ है और वो व्यक्ति इंडिविजुअल है, तो उसके नाम पे 1000 रुपये का टैक्स डिडक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए, डेट कंफर्म कर लीजिए। उसी तरह से प्रोफेशनल को अगर आप ये कर रहे हैं तो उसमें लिमिट क्या है, 30,000 या उससे ऊपर होगा तो TDS कटेगा। तो आपने अगर TDS काटा है तो जैसे ही आपने प्रोफेशनल सेलेक्ट किया हुआ है उसका पैन नंबर डालेंगे, उसके सामने में फिगर डालेंगे कि भाई इस महीने इसको हमने 50,000 रुपये दिया, तो वो ऑटोमेटिक 10% वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़े ध्यान से आपको उसमें फिट कर लेना है। जब एक बार सारी डाटा फीडिंग आपकी हो जाती है तो आपको उस महीने का पेमेंट करने जाना होता है। लेट से कि पूरे अक्टूबर महीने में हमने 5 लाख या 10 लाख रुपए का सारा पेमेंट किया हुआ है,
और इसके ऊपर कुल मिलाकर के हमने कुछ भी अमाउंट जो हमारा टीडीएस का है उस हेड में काट के रखा हुआ है। हमारे पास सबका चालान है। अब हम क्या करते हैं, पेमेंट में जाते हैं। सॉफ्टवेयर में पेमेंट का एक सिस्टम है जहाँ पे हम चूँकि हम टीडीएस का रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारे सॉफ्टवेयर में ये फीचर है कि वो पेमेंट की एंट्री उसमें दिखा दी जाए। तो हम लेट से अक्टूबर महीने का पेमेंट हमने करना है, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट है, तो हमने सबसे पहले अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया। क्योंकि अक्टूबर का है तो उसका डेट क्या होगा, 7 नवंबर या उससे पहले का होगा। ये डेट हम डाल देंगे कि जिस डेट हमने पेमेंट किया है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो सारे डिडक्टी का नाम आ जाता है जिस डिडक्टी को हमने पेमेंट किया हुआ होता है उस हेड के अंदर। उस चालान से हम मिला लेते हैं कि जो चालान में पैसा है वही पैसा यहाँ पे भी आ रहा है जमा करने का। दोनों फिगर मैच कर जाती हैं। अगर इसमें किसी तरह का डिफरेंसेस होता है तो हम एक बार फिर से उसको रिकंसाइल करते हैं, कहीं ना कहीं कमी है। अगर दोनों में डिफरेंस है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। उस डिफरेंसेस को हम एक बार फिर से रिकंसाइल करते हैं और जब दोनों फिगर आपस में मैच हो जाती है, कौन सा फिगर, एज पर चालान में जो पैसा हमारा है और यहाँ पे हमें एज ए डिडक्शन जितना पैसा आ रहा है, तो फिर जब दोनों मैच कर जाता है फिर हम क्या करते हैं, उसमें चालान का डेट, उसका BSR कोड है ना, उसका चालान नंबर, ये चीज़ें डाल देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पेमेंट दिखा दी। उसी तरह से हम 3 महीने का कर लेंगे, नवंबर का भी करेंगे, फिर दिसंबर का भी कर लेंगे। 3 महीने का जब हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर में जनरेट करने के जो फैसिलिटी हमारे यहाँ वहाँ पे जाते हैं। जनरेट करने के बाद क्रम में हमें हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि किसी तरह का कोई इसमें गड़बड़ी, कोई दिक्कत है, हो सकता है चालान मेरा मिसमैच हो रहा हो, कई तरह की गड़बड़ियाँ होगी जो हमें वो इंडिकेट करेगा। जब मैं सारी गलतियों को रिमूव कर देता हूँ तो उसके बाद में मेरा चालान सक्सेसफुली, जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। जनरेट होने के बाद में हमें फिर से वही 2 फाइल मिलते हैं, एक 27A मिलता है और एक FVU फाइल मिलता है। पुनः उस FVU फाइल को हम अपने NSTL वाले के पास भेज करके जमा करा देते हैं। अब हमारा जो रिटर्न फाइल करने का जो तरीका है, या तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं लॉगिन करके, है ना। उसके लिए हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर के अपना लॉगिन ID TDS सबमिट करने का अलग से बनाना होता है, वो एक लॉगिन ID मुझे मिल जाता है। अमूमन आपका जो टैन नंबर होता है वही आपका लॉगिन ID होता है और आप अपने कोई पासवर्ड अपना बना लीजिए, फिर उस पर आप अपने रिटर्न को हर महीने जमा कर दीजिए। रिटर्न जमा करने के बाद में वहाँ पे भी आपको इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। अब एक्नॉलेजमेंट जब आप डाउनलोड करें तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे चेक कर लें कि वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कोई गलती रह जाती है, तो फिर उस केस में आपको दोबारा से उसको करना पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रिटर्न है 27EQ का, तो EQ का वही है। EQ का डेट लेकिन अलग होता है। EQ का फाइल करने का डेट होता है जिस महीने का, जिस क्वार्टर का डिडक्शन है। जैसे अभी हमारे केस में क्या है, अक्टूबर टू दिसंबर, तो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का जो डिडक्शन है